नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले हम यही तो जानते हैं, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री सबसे बड़े ग्लोबल, यानी समझ रहे हैं, बहुत बड़े नेता बन गए हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, विस्तार से बताऊंगा। बहुत फॉलोवर्स बढ़े हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो रहा है। ये खबर क्यों है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है, विस्तार से जानना है तो बने रहिएगा। वजन कम हो रहा है। तीसरी खबर में बात करेंगे, भोजशाला में 2000 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई ने इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। क्या क्या मिला है, जानना चाहते हैं? बवाल हो गया है रिपोर्ट आने के बाद, सब बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे, एमपी में जल्द आने वाली है खुशखबरी, जरूर देखिएगा। पैसे की बारिश होने वाली है क्या, विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे, इंदौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। किसका? पेड़ लगाने का। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। कितने लाख पेड़ लगे हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है, बने रहिएगा, वो भी विस्तार से बताएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में डायरिया डराने लगा है और कैसे सरकार ने तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। और स्वास्थ्य मंत्री सीधे पहुंच गए थे कहां, जानना है तो बने रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे, रायपुर में जो दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं, फायरिंग कर दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला और इसके तार, इसके कनेक्शन कहां से रिपोर्टर ने ढूंढा है, वो भी बताएंगे। और हां, आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। और पहली खबर क्या है? पहली खबर है, बहुत पॉपुलर हो गए हैं मोदी। देखिए पहली खबर क्या है, यहां लिखा है बहुत पॉपुलर हो गए हैं। वैसे तो आप कहेंगे यार, प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर तो थे ही, देश के नेता हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, बिना पॉपुलर हुए तो होगा नहीं। लेकिन इस पॉपुलर होने का कनेक्शन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए खबर की शुरुआत कर लेता हूं। गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर वाले नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया एक्स पर 100 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। थोड़ा और आसान कर दूं, एक्स पर प्रधानमंत्री को 10 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। भाई देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की डे टू डे की वर्किंग, प्लानिंग, उनका क्या एग्जीक्यूशन, सब कुछ देखने के लिए दुनिया भर से 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। और ये बड़ी बात है, इसलिए बड़ी बात है क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोवर पूरी दुनिया में किसी नेता के नहीं हैं। बड़ी बात क्यों है और 8 बजे सबसे पहली खबर इस बात पर क्यों बात कर रहा हूं मैं? प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व के सबसे बड़े लीडर बन गए हैं, जिनके, ये देखिए, आप देख लीजिए, नेताओं को देखिए, इन नेताओं को देखिए, दिख रहे हैं नेता या पोडियम हटा दूं? नहीं दिख रहे हैं, अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं पोडियम हटाओ। देखिए देखिए, नरेंद्र मोदी का कद देखिए, जो बाइडेन को देखिए, और इधर रेसेप तैयप एर्दोगन को देखिए और शेख मोहम्मद को देखिए। इनका भी विस्तार से विश्लेषण करूंगा। चलिए खबर पर आता हूं। एक्स पर टॉप ग्लोबल लीडर्स में शामिल हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबसे बड़े लीडर बन गए हैं, जिनके 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिनके 38.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तीसरे नंबर पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं, जिनके 21.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। चौथे नंबर पर दुबई के वर्तमान शासक एच शेख मोहम्मद हैं, जिनके 11.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अब समझिए, आप देखा सुना जाता है, इसलिए फॉलोवर्स की संख्या बढ़ती है। अब देश के प्रधानमंत्री का कद बढ़ा है तो गर्व की बात तो है भाई साहब। और सिर्फ बढ़ा ही नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरे नेता दूर दूर उनके आसपास भी नहीं है फॉलोवर्स के मामले में। और आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। प्रधानमंत्री जनवरी 2009 में एक्स पर एक्टिव हुए। 2009 में एक्टिव हुए हैं, मतलब 12-13 साल हो रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री मोदी को 30 मिलियन यानी 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया है। बड़ा आंकड़ा है। लोग आपके नेता के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। एक्स पर इतनी बड़ी फॉलोवर्स की लिस्ट बड़ी बात है। आपको दुनिया के नेताओं का दिखा दिया, अब देश के बड़े नेताओं का भी दिखा देते हैं, किसके कितने फॉलोवर्स है। क्योंकि मामला सोशल मीडिया ही पैमाना है आज के डेट में कि कौन कितना लोकप्रिय है। और इसी सोशल मीडिया के आधार पर लोग ये तय करते हैं कि अच्छा, इसे इतना ज्यादा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में ही तो अनंत अंबानी की शादी देख रहे थे लोग,
अनंत अंबानी की शादी सोशल मीडिया में स्क्रॉल करके देख रहे थे कि भाई कौन आया, कौन नेता आया, कौन अभिनेता आया, कहां नाचे, कितना नाचे, ये सब कहां मिल रहा था? सोशल मीडिया में, आपके मोबाइल में। इसलिए सोशल मीडिया के दौर में अगर फॉलोवर 100 मिलियन तक जा रहे हैं तो बताना और दिखाना, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता कौन है आपको पता है? अभी जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके ट्विटर पर 27.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तीसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, जिनके 26.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनके 19.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 5वें नंबर पर ममता दीदी हैं, ममता बनर्जी हैं, जिनके 7.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और छठे नंबर पर हैं हमारे लालू प्रसाद यादव, जिनके 2.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इन 5 नेताओं का मिला देंगे तो करीब 86 मिलियन हो रहा है। मतलब ये देश में विपक्ष के 5 बड़े नेता हैं, इन सब के फॉलोवर्स मिला दें तब भी प्रधानमंत्री मोदी से कम ही है। ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। और आपको पता है, आप लोग कहेंगे अरे ये तो सोशल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक 14 इंटरनेशनल अवार्ड पा चुके हैं। 14। और देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। अभी हाल ही में पीएम रूस दौरे पर थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। सर्वोच्च नागरिक, उसकी चर्चा भी थी जब वो रूस दौरे में थे। ऐसे ही भूटान, फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, अमेरिका, बहरीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब ने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है। इसलिए कद बढ़ा है, फॉलोवर्स बढ़े हैं, तो आपको सब कुछ बताना और दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में कद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास तो रचा ही है। समय समय पर कई तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद G7 समिट में हिस्सा लेने इटली के अपुलिया पहुंचे थे। यहां सभी नेताओं की ग्रुप फोटो ही इस फोटो सेशन में केंद्र मंच मतलब कहां पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। मतलब सभी नेताओं के बीच में, सेंटर में खड़े हुए। इस तस्वीर को देखकर हर भारतीय को गर्व हुआ और इसकी खूब चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 मिलियन फॉलोवर्स पूरे होने पर खुद, समझ गए आप इस खबर पर इतनी लंबी बात क्यों कर रहा हूं? 100 मिलियन फॉलोवर्स पूरे होने पर खुद पोस्ट कर जानकारी दी। वाकई देश के लिए गौरव का दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाए तो गर्व तो होता ही है और गर्व करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये कद देश भर में, दुनिया में ये बताता है कि लोग उनके बारे में जानना और समझना चाहते हैं, उनकी रणनीति को देखना चाहते हैं। हो गया? अगर इसी खबर से संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ूं। पुलिंदा बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगली खबर की ओर जाना चाहिए। अगली खबर क्या है वॉल में दिखाइए। दुखद केजरीवाल पतले हो गए हैं, जेल में तो हैं, दुखद है। अब देखिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर उनका स्वास्थ्य खराब है और उस पर सियासत हो रही है तो ये दुखद है, दुखद किसी के लिए भी दुखद है। खबर की शुरुआत कर लेते हैं, चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। केजरीवाल बहुत पतले हो रहे हैं, वजन लगातार कम हो रहा है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, तब से अब तक 8 किलो वजन कम हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, भाई मानते हैं दिल्ली देश के सियासत का केंद्र है, लेकिन अब वजन पर भी राजनीति, गजब है। लेकिन सुनिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री वो भी जेल में हों और बड़े कद के नेता जेल में हों और जब वो कुछ बोलें देश में तो उसका असर हो, तो वो चाहे पतले हों, चाहे बीमार हों और चाहे उनसे संबंधित कोई ऐसी खबर जिसमें सियासत दिख रही हो, राजनीति हो रही हो, उसको आपको बताना दिखाना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि माफ कीजिएगा, क्या नाम है उनका, जैन साहब जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी, उनके सत्येंद्र जैन की भी तबीयत खराब थी, तब भी बवाल हो गया था। और जेल के अंदर मसाज हो रहा था, तब भी बवाल हो गया था। तो संबंधित, चूंकि जेल किसके अंडर आता है? दिल्ली सरकार के। इसलिए अगर वो पतले हो रहे हैं और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जेल के अंदर पतले हो रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर राजनीति शुरू हो गई। रिपोर्ट दिखाइए, उसके बाद आगे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे कर और खराब
और खराब होता जा रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार माननीय कोर्ट द्वारा निर्धारित डॉक्टर्स का एक पैनल एम्स हॉस्पिटल का लगातार मॉनिटर कर रहा है। लगातार उनको दवाइयां दी जा रही हैं, लगातार उनकी देखरेख की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया। 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर 61.5 केजीज हुआ। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता। अब बताइए, गजब हाल है। वजन को लेकर ही राजनीति शुरू हो गई है। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। खबर क्या है, पहले वो जान लीजिए। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन घट रहा है, और जैसा कि आप सुन ही रहे थे कि शुगर के वो पेशेंट हैं, जिसको लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने आज मेडिकल रिपोर्ट जारी किया और उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई। तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के अनुसार जब 1 अप्रैल 2024 को केजरीवाल तिहाड़ आए थे, तब उनका वजन 65 किलो था। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए जेल से निकलने के एक दिन पहले यानी 8 मई को उनका वजन 66 किलो हो गया था। 9 मई से 2 जून तक केजरीवाल जेल से चुनाव प्रचार के लिए बाहर रहे। 2 जून को जब केजरीवाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे वापस लौटे तो उनका वजन 63.5 किलो था, और 14 जुलाई 2024 यानी कल उनका वजन था 61.5 किलो। ये मेडिकल रिपोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद जारी किया है। आम आदमी पार्टी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रही है। क्या कह रही हैं आप इसी को एक बार फिर सुनाइए, क्योंकि वो दशमलव के साथ किलो अच्छे से बता रही हैं और कितने केजी कम हुआ है सब कुछ बता रही हैं। इसलिए चूंकि मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं और देश जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य कैसा है, इसलिए एक बार फिर से आतिशी और संजय सिंह क्या कह रहे हैं सुनाइए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। ये है मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की, और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। उनका वजन, हाइपोग्लिसीमिया के वो शिकार हैं, उनका वजन 50 से उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। संजय सिंह भी जेल से होकर आए हैं। संजय सिंह कह रहे हैं जेल प्रशासन ने माना है कि शुगर लेवल कम हुआ है, जिससे नींद में वो कोमा में जा सकते हैं। देखिए, किसी के स्वास्थ्य का मसला है और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के स्वास्थ्य का मसला है, उसका विश्लेषण विस्तार से करना ही पड़ेगा। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। ये मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अब मामला गरमाया है। वजन को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर बीजेपी के नेता भी कूद पड़े हैं। और देखिए, नेता हों और स्वास्थ्य गड़बड़ हो या अच्छा हो, नेता तो नेता होते हैं। इसलिए राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, अब तक आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुना है। अब उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के वजन कम होने और उनके स्वास्थ्य खराब होने को लेकर क्या कह रहे हैं, यह भी तो सुनाना पड़ेगा। सुनाइए जरा बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है, और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं,
उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है, शायद इसीलिए ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। और माननीय कोर्ट द्वारा निर्देशित घर का भोजन उनको लगातार मिलता है। अब अगर घर के भोजन में कुछ कमी है तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको सुबह शाम घर का भोजन मिलता है, उस भोजन को वो खाते भी हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लो डाइट उन्होंने स्वयं शुरू की है, और जब अरविंद केजरीवाल की माननीय न्यायालय के सामने पेशी होने लगती है उससे 1-2 दिन पहले पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है आम आदमी पार्टी का, और उनके स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं। बहुत गर्म होता जा रहा है मामला। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे अरविंद केजरीवाल जी स्वस्थ रहें, अंदर रहें या बाहर रहें। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ नया बताया जाए। अगली खबर क्या है, वॉल पर दिखा दीजिए। भोजशाला में मिले मंदिर ही मंदिर। अब मैं यहां आऊंगा तो मेरा फ्रेम ठीक रखना भाई, कटना नहीं चाहिए, पहले से बता दे रहा हूं मुकेश दरियाब। हाँ तो ये देखिए, भोजशाला में मिले मंदिर ही मंदिर। अब मैं मुकेश दरियाब को क्यों गरिया रहा था आप जानते हैं शो के बीच में, क्योंकि यही फ्रेम बनाते हैं। इनसे झगड़ा हो जाता है तो कई बार ये काट देते हैं, इसलिए मैं शो के बीच में ही बोल देता हूं कि ऐसी गलती मत करना। खबर की ओर चलें, चलिए खबर की ओर चलते हैं। भोजशाला सर्वे पर 2000 पन्ने की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिन तक सर्वे करने के बाद मोटी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। आपको पता है 2000 पन्ने हैं, और इन 2000 पन्नों में 1700 से ज्यादा प्रमाण या फिर कहें तो अवशेष शामिल किए गए हैं। एएसआई के वकील हिमांशु जैन ने आज इंदौर हाई कोर्ट में यह रिपोर्ट जमा कर दी है। धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर ही पूरी हलचल है। सब जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं। तो चलिए, धार का भोजशाला है क्या, रिपोर्ट की माने तो शुरू करता हूं विश्लेषण। सर्वे में 94 मूर्तियां, मंदिर या मस्जिद, सुनते जाइएगा ध्यान से। भोजशाला की रिपोर्ट है, सर्वे में 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं। ये मूर्तियां सीढ़ियों के नीचे बंद कमरे में मिले, जिनमें वाग्देवी देवी मां, सरस्वती, हनुमान जी समेत कई देवी देवताओं के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा भोजशाला के गर्भगृह के पिछले हिस्से की करीब 27 फीट तक खुदाई की गई है, जिसमें दीवार का ढांचा मिला है। भोजशाला के उत्तर पूर्वी कोने और दरगाह का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां से टीम को श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमा मिली है। शाला के उत्तर दक्षिणी कोना से स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले हैं। यज्ञशाला के पास से सनातन संस्कृति वाले पत्थर मिले हैं। दरगाह से अंडरग्राउंड अक्कल कुइया चिन्हित हुई है। आप समझ रहे हैं, तो अंडरग्राउंड कुआं ही लिख देते। भोजशाला के जो स्तंभ थे उनके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद सीताराम, ओम नमः शिवाय के चिन्ह मिले हैं। इतना सब मिला है तो जिसने याचिका डाली थी उसको भी तो सुनाना जरूरी है। खुश हैं, बहुत खुश हैं, सुना दीजिए। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश से 22 मार्च से 98 दिन जो सर्वे चला, उसकी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश हो गई है। वो रिपोर्ट में क्या है वो तो 22 तारीख को हाईकोर्ट संज्ञान में लेगा, पर हमें लगता है जितने हाईकोर्ट जो सर्वे के समय पे जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए, निश्चित ही सनातन धर्म का स्थान है। नहीं, काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज पढ़ने का, मंगल को और फ्राइडे को। वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे का निर्देश दिया था। 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ है। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है, और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रांग होता है। ज्ञानवापी जब कवर कर रहा था मैं बनारस में, तो जैन साहब वहां भी बहुत प्रतिक्रिया दे रहे थे और यहां भी आ गए हैं। एएसआई ने इंदौर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसकी सुनवाई 22 जुलाई को होगी। हालांकि हाई कोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि एएसआई की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। 22 जुलाई को सुनवाई तो है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट स्तर से ही करना है, यानी फैसला सुप्रीम होना है। मुस्लिम पक्ष
शुरू से सर्वे का विरोध कर रहा है। अब रिपोर्ट आई है तो मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है वो भी सुनाना बहुत जरूरी है। दोनों ही पक्ष की बात आपको सुनना भी बहुत जरूरी है, वो भी सुना दीजिए मुस्लिम पक्ष क्या कह रहे हैं। कि एक निर्जीव चीज है जो 100 साल पहले एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका टाइटल पहले ही आर्कोलॉजिकल डिसाइड कर चुका है। 98 में भी उसने एक शपथ पत्र देके ये बोला है कि दिस इज अ कमाल मुलामस। अब इस नए सर्वे के अंदर आर्कोलॉजिकल अगर ये चीज छोड़ती है तो ये अपना आप में एक शंका पैदा करेगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ASI की रिपोर्ट में क्या क्या मिला है, आप खुद सोचिए। अब आप खुद सोचिए कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्या सर्वे कराने की जरूरत नहीं थी। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक एंट्री दी जाती है। दोनों को फ्री एंट्री मिलती है, कोई बिना रोक टोक के, बिना विवाद के। बाकी दिनों में 1 रुपए का टिकट लगता है। हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्य देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कलाम मौला मस्जिद मानता है। दोनों पक्ष की मान्यताओं को लेकर ही ASI ने 22 मार्च को धार भोजशाला का सर्वे शुरू किया और 27 जून तक यानी कि पूरे 98 दिन ये सर्वे चला है, जिसकी रिपोर्ट 15 जुलाई को कोर्ट में पेश कर दी गई है और अब 22 जुलाई को फैसला आएगा। और क्या फैसला आएगा, एक एक अपडेट कहां बताएंगे, विस्तार न्यूज में बताएंगे। चलिए अगली खबर क्या है, अब उसका रुख कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत पैसा आने वाला है। निवेश पैसा, जब खूब पैसा आता है खूब तरक्की होती है, खूब तरक्की होती है तो खूब रोजगार मिलता है, जब खूब रोजगार मिलता है तो आर्थिक रूप से प्रदेश समृद्ध होता है। न केवल प्रदेश समृद्ध होता है बल्कि प्रदेश में रहने वाला जनमानस भी समृद्ध होता है। ये खबर सीधे किससे जुड़ी है, आपसे जुड़ी है और आपके लिए जरूरी है, इसलिए आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज बताएगा कि क्या सच में पैसा 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 मध्य प्रदेश में खूब पैसा आने वाला है। तो चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में पैसा आने वाला है, निवेश आने वाला है। अब इस खबर को ऐसे बताऊंगा कि निवेश आने वाला है तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या ज्ञानेंद्र तिवारी सरकारी खबर सरकारी भाषा में बता रहे हो। तो समझ लीजिए कि इस खबर से आपका क्या वास्ता है और आपको किस भाषा में जानना चाहिए। विस्तार न्यूज की यही भाषा है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोट पैंट सूट बूट वाले बड़े बड़े पैसा वालों से मुख्यमंत्री अगर मिलने गए हैं डॉक्टर मोहन यादव बंबई, तो क्या लेके आने वाले हैं। खबर बड़ी इस लिहाज से भी है कि मुख्यमंत्री ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि कैसे इस मुंबई दौरे से मध्य प्रदेश का लाभ होने वाला है, आपके प्रदेश का लाभ होने वाला है, कैसे विकास की गाथा लिखी जाएगी और कैसे रोजगार मिलेंगे और कैसे यहाँ की आर्थिक उन्नति होगी, यानी पैसा वाला राज्य कहलाएगा। कैसे होगा, अब आपको बहुत सरल भाषा में सब कुछ समझा देता हूं। अब क्या है कि किसी भी राज्य में जब भी पैसा आता है तो अकेला नहीं आता है, निवेश के साथ रोजगार आता है, निवेश के साथ आता है काम धंधा, निवेश के साथ आते हैं टूरिस्ट, निवेश के साथ आता है विकास और इन सब से बढ़ता है सरकार का खजाना, खजाना जो आपके काम आता है। आपको बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, माने उद्योगपति आएंगे, उनसे बतियाएंगे। कौन? मुख्यमंत्री, और यहां प्लान बनाएंगे। ये क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद 2 दिन पहले मुंबई गए थे। इन्वेस्टर को यानी बिजनेसमैन को यानी पैसा लगाने वाले को न्योता देने के लिए उन्होंने कहा आइए और मध्य प्रदेश में खर्च कीजिए, यानी निवेश करिए, यानी पैसा लगाइए। आज सीएम मोहन यादव ने भोपाल में पत्रकारों से बात की और बताया कि मुंबई गए थे तो क्या क्या हुआ है, कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात हुई है, सीएम साहब ने क्या अहम बात बताई, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सुनाइए मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं। बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की
औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। सुन रहे हैं ना दमोह वाले भैया लोग और शहडोल वाले लोग, 17,000 करोड़ रुपया आएगा। 17,000 करोड़ रुपया आएगा तो किसका फायदा होगा? आपका ही तो होगा। इसीलिए तो इस खबर में इतना वक्त दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी नाम गिनवा रहे हैं कि कौन से निवेशक कितना पैसा लगाने वाले हैं। तैयार हैं सब लोग। अब होता क्या है ना, जब ये निवेशक आएंगे, मान लीजिए अब किसी निवेशक ने IT की एक कंपनी इंदौर में खोल दी, तो क्या होगा ये कि इंदौर में उस कंपनी की क्षमता के अनुसार लोगों को नौकरी मिलेगी। अब नौकरी मिलेगी तो बाहर के लोग भी वहां नौकरी करने आएंगे, बाहर से आएंगे तो रहने के लिए किराए पर घर भी ढूंढेंगे। इसके साथ ही कंपनी के आसपास नया बाजार भी खुलेगा, दुकानदारों को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर एक कंपनी के खुलने से उस पूरे क्षेत्र को कितना फायदा होगा आप सोच लीजिए। ठीक ऐसे ही किसी बड़े शहर में किसी उद्योगपति ने अगर 5 स्टार होटल खोल दिया तो टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और फिर वही पूरा चक टूरिस्ट से दुकानदारों, बाजारों सबको बढ़ावा मिलता है। टूरिस्ट आएंगे तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, ऑटो रिक्शा सबको फायदा मिलेगा ना भाई। अच्छा, आपको पता ही होगा IT का सबसे बड़ा हब नोएडा और गुरुग्राम में है। इस पत्रकार वार्ता में हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी मौजूद थे। पता है उन्होंने CM साहब से क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि IT क्षेत्र के लिए सरकार क्या कर रही है। बड़ी IT कंपनी मध्य प्रदेश में आए और हमारे बच्चों को रोजगार दें। वैसे एक बात बताऊं, ब्रजेश राजपूत के बच्चे भी IT सेक्टर के हैं। कुछ कंपनियों ने जमीन ली भी है लेकिन वो पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए क्या आप उसके लिए भी कुछ करेंगे? तो इस पर CM साहब ने कहा कि ब्रजेश जी आपकी बात सही है। और आगे क्या कहा ब्रजेश राजपूत से सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, ये पूरी बातचीत बहुत अच्छी है और IT के जो संभावना तलाश रहे हैं प्रदेश में उनके लिए भी बढ़िया है। और अगर IT की बड़ी कंपनियां खुलेंगी तो हमारे संपादक जी को भी अपने बेटे के साथ मिलने का मौका मिलेगा। बाप बेटा मौज में रहेंगे तो हमको भी ज्यादा नहीं सताएंगे। सुनाइए मुख्यमंत्री के इस संवाद में क्या बातचीत हुई। माननीय ब्रजेश जी, ये बात सही है कि हमको IT में बहुत संभावना है, इसलिए हमारा अगला रोड शो हैदराबाद, बेंगलोर, इसीलिए बेंगलोर में जाने वाले हैं। लेकिन ये सही बात है कि जैसे अब अपना मध्य प्रदेश का भी चित्र बदला है। हमारा IT की एक बिल्डिंग गई, दूसरी गई, तीसरी गई, आज की स्थिति में चौथी बिल्डिंग पे इंदौर में काम IT पार्क में हो रहा है और वही संभावना भोपाल में भी आ रही है और इसी में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे बड़े बड़े कैंपस भी है जहाँ अब क्या हो रहा है कि ये बात सही है कि एकदम ऐसी जो बहुत विकसित सिटी है उसकी तुलना में हम नए हैं, लेकिन संभावना हम में ज़्यादा है। तो ये जो उनके लिए मैन पावर वगैरह जो मिलता है वो हमारे यहाँ सस्ता मिल रहा है और बाकी अनुकूलता भी है। तो ये मान के चलो कि बहुत जल्दी भोपाल के रिजल्ट भी आएंगे और हम तो ये चाह रहे हैं कि वो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन सब दूर बढ़े और सब दूर जहाँ जहाँ भी संभावना रहेगी प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि जिसने कमिटमेंट करके कैंपस खड़े किए तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम जमीन वापस भी ले रहे हैं। जमीन वापस भी लेंगे, बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर बहुत कुछ मिलने वाला है मध्य प्रदेश को। काम बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, आप सबके जेब में पैसा आएगा। आपसे जुड़ी खबर थी इसलिए बता दिया, बहुत विस्तार से बता दिया और यह भी बता दिया कहां कहां किस जिले में आएगा। चलिए अब और दूसरी खबर बता देता हूं। दूसरी खबर क्या है, बॉल में डाल दो। इंदौर ने पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। पेड़ लगाने की बात तो चली रही है, आप जान ही रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ मम्मी के नाम, लेकिन विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। और कौन खोद रहे हैं पेड़ लगाने के लिए? गृह मंत्री अमित शाह। चलिए शुरू करते हैं और अब खबर क्या ये बता देते हैं। बधाई इंदौर, बधाई बधाई बधाई, खूब बधाई आपको, खूब शुभकामनाएं और जुग जुग जिए इंदौर शहर, वहां के लोग जुग जुग जिए। पेड़ लगाना कितना जरूरी है
आप समझ रहे हैं ना क्यों अपील की जा रही है। पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है इंदौर ने। एक दिन में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर इंदौर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इंदौर के रेवती रेंज में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाए गए हैं। लेकिन हाँ गुरु, लगाए हैं तो अब इस पौधे को बचा लीजिएगा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी इंदौर पहुंचे थे। एक दिन पहले तक जो रेवती रेंज खाली पड़ा था, आज वहां 11 लाख से ज्यादा पौधे लहलहा रहे हैं। देखिए ड्रोन से तस्वीर, क्या शानदार तस्वीर है। ये आपको कहां मिलेगा? ये केवल आपको विस्तार न्यूज में मिलेगा, क्योंकि खबर हम बिफोर आफ्टर सब दिखाते हैं। हम ऐसा नहीं दिखाएंगे कि ये पेड़ लगा दिए, 2-4 पेड़ हो गया। आप पहले देखिए, आप देखिए क्या शानदार तस्वीर है। बचा लेना भगवान। पहली तस्वीर एक दिन पहले की है और ये दूसरी तस्वीर 24 घंटे में कितना बदल गया। पौधे लहलहा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मन खुश हो जा रहा है इस हरियाली को देखकर। इस हरियाली को देखकर मन खुश हो जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पौधे लगाए गए हैं। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उसमें कई सामाजिक संगठनों, समाज सेवी संस्थाओं, बीएसएफ, एनसीसी, नगर निगम, जिला प्रशासन की पूरी टीम सबने मिलकर ये इतिहास रचा है। इसलिए इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सुन लीजिए इस टीम के लोग क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। यहाँ पे जेसीबी, पोकलेन और सब लगा के गड्ढे किए गए। उन गड्ढों में बाहर से जो हमारी नगर निगम की गौशालाएं हैं, वहाँ से गोबर खाद और अलग अलग जगहों से खाद ला के डाली गई, मिट्टी ला के डाली गई। पूरी सॉइल प्रिपरेशन हुई। सॉइल प्रिपरेशन के बाद पूरे एरिया को सब जोन्स में डिवाइड किया गया। पत्थरों पे गड्ढे खुदवाए, काम करा, मशीनों ने चलवाई, ट्रेंचें बनवाई एकदम व्यवस्थित कि काम अच्छा हो। मैंने बहुत काम किया हमने। बाकी 12 लाख पौधे यहाँ पर लगा के कीर्तिमान हासिल किया है शहर के नागरिकों ने। इस नगर निगम के उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने। यहाँ के सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो बीएसएफ का है। इंदौर में इस महाअभियान में 100 संगठन के 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। हमारे सहयोगी रेवती रेंज पहुंचे, जहां ये नया इतिहास बना है। पुनीत विजयवर्गीय को हमने कहा कि जाइए और इस ऐतिहासिक तस्वीर का गवाह बनेगा विस्तार न्यूज। क्या देखा पुनीत विजयवर्गीय ने, ये भी आपको दिखा देते हैं। दिखाइए जरा पुनीत विजयवर्गीय की एक ग्राउंड रिपोर्ट। खोदने पर जहां मिट्टी से ज़्यादा निकल रहे हैं कंकर और पत्थर, यह है वह पथरीली बंजर ज़मीन जिसे अब इंदौरियों ने कर दिया है हरा भरा, बना डाला है वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेवती पहाड़ी पर, जहाँ आपको हरियाली नज़र आ रही होगी, लेकिन यह हरियाली पथरीली पहाड़ी पर की गई है। पथरीली पहाड़ी जिस पर एक पौधा नहीं था, वहाँ पर 12.5 लाख पौधे रोप दिए गए हैं, वो भी महज 24 घंटे के अंदर, और बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। नहीं हुआ केशव। ऐसी पहाड़ी जिसको खोदने पर मिट्टी की जगह सिर्फ कंकर और पत्थर निकल रहे हैं ये, लेकिन इस पथरीली पहाड़ी को अब हरा भरा कर दिया गया है। हरा भरा किया है इंदौर के लोगों ने, जिन्होंने 24 घंटे में इस रेवती रेंज की पहाड़ी पर 12.5 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अच्छी पहल है। पुनीत विजयवर्गीय ठीक खोद रहे थे। यही तो होती है ग्राउंड रिपोर्ट कि आप पहाड़ी को दिखाओ कि वो पथरीली पहाड़ी। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, और यह संकल्प लिया है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। विजयवर्गीय साहब, आपको भी नमस्ते, आपको भी प्रणाम, आपको भी साधुवाद, आपको भी धन्यवाद। एक तो पुनीत विजयवर्गीय जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए उनका धन्यवाद, और दूसरा आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, आपको भी विस्तार न्यूज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। इस उपलब्धि पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी हमारे सहयोगी ने बात की है। सुनना चाहते हैं पुनीत विजयवर्गीय को क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, सुना दीजिए, सुनाइए जरा। एक पेड़ मां के नाम, 11 लाख से इतिहास रचा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था 140 करोड़ पेड़ लगे, 51 लाख इंदौर की जनता ने संकल्प लिया।
और कल 11 लाख एक ही दिन में लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सब महाकाल की कृपा है। सर कहीं ना कहीं इंदौर हमेशा इतिहास रचता है और कल भी 11 लाख एक ही समय से भी ज़्यादा लगा दिए, तो कहीं ना कहीं एक इतिहास का क्षण है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से इंदौर का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और 11 लाख का हमने संकल्प लिया था, 12,60,000 पेड़ लगे। अच्छा, पुनीत विजयवर्गीय ग्राउंड पर गए थे और संतोष कृष्णानी ने कैलाश विजयवर्गीय के साथ बातचीत की है। माफ कीजिएगा, पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट थी और संतोष कृष्णानी बात कर रहे थे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संकल्प लिया और एक रिकॉर्ड तो बना ही लिया है। बार बार बधाई दे रहा हूं, एक बार फिर से बधाई देता हूं। बहुत बड़ी पहल है ये। चलिए, इस खबर के बाद अगली खबर क्या है दिखा दीजिए यहां, और ये है छत्तीसगढ़ में डायरिया की डायरी पढ़िए। डायरिया की डायरी क्यों? डायरिया, इतने लोगों की मौत, इतने लोग बीमार, डायरिया के नाम से डर। अरे डायरिया गंदे पानी पीने से होता है। शासन की क्या तैयारी है, अब तक क्या हुआ है, क्या राजनीति हो रही है, सरकार के मंत्री कहां कहां जा रहे हैं, ये सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। केवल ये नहीं बताना पड़ेगा अरे डायरिया खौफ, इतना डरा दो कि पागल हो जाए जनता कि अरे यार क्या हो गया। इसलिए आज डायरिया की ये रिपोर्ट आपको ऐसी दिखाएंगे जिसमें आपको सावधान भी करेंगे, आपको बेफिक्र भी करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपकी सरकार आपकी चिंता कर रही है। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। और ठीक से खाना खा रहे हैं ना आप लोग? खाना तो ठीक से खा रहे हैं ना? मेरे जैसे तो नहीं खा रहे हैं, आज यहाँ का कल वहां का परसों यहाँ का। ठीक से खा रहे हैं तो ठीक से खाइए। बीमार नहीं होना है भाई, खुद का ध्यान रखना है, साथ में अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है। आपको सतर्क इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में डायरिया से पीड़ित लोगों का आंकड़ा डराने लगा है। राज्य में इस सीजन 10,000 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं, इसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। डायरिया पर आज विस्तार से बात होगी, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि सरकार लगी है तैयारी में कि आपको कुछ ना हो। क्यों फैल रहा है डायरिया, कैसे इसे रोकना है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करूंगा। रिपोर्ट दिखाइए पहले। हम लोगों को 15 दिन हो गया भैया, नहीं मिल रहा। बोलते हैं ड्रेसिंग तक नहीं होता है यहाँ। प्रशासन से इतनी गुहार है कि मोर बाप ला बचा दे भैया। बुखार है और कोई उल्टी हो रहा है। पतला दस्त हुआ है, उल्टी दस्त है। हाँ, आज नया चिकित्सालय भवन देने की हमने यहाँ हम लोग आश्वासन दिया है और आने वाले बजट में इसको जुड़वाएंगे। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जानना चाहते हैं आप? फुल फ्रेम कर दीजिए, डाल दीजिए कि जरा ग्राफिक्स में दिखा देता हूं। देखिए छत्तीसगढ़ में डायरिया डराने लगा है, कहां कितने डायरिया पीड़ित हैं ये सब आपको मैं इसमें दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, लेकिन आप ये इतनी जल्दी नहीं देख पाएंगे, इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनवरी से 13 जुलाई तक डायरिया के 10,830 मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा बीजापुर में 1360 मरीज पीड़ित हैं। दूसरे नंबर पर राजधानी रायपुर में 1036 मरीज मिले हैं। 6 जिलों में 500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लेकिन डरना नहीं है, सावधानी बरतना है। सरकार तैयारी में लगी है। इसके अलावा 41 ऐसे मरीज हैं जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार डायरिया से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें कवर्धा और महासमुंद जिले में 2 लोगों की मौत हुई है और बालाउदाबाजार जिले में 1 की मौत हो गई है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, और परेशान हो जा रहा हूं आपको बताते हुए कि 5 लोगों की डायरिया ने जान ले ली है। डायरिया अंग्रेजी में बोलने से लगता है कि कोई बड़ी बीमारी है और हिंदी में कहें तो दस्त। सुनने में हल्का लगता है। घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चा ज्यादा तेल मसाला वाला कुछ गड़बड़ खा लिया होगा, इसलिए दस्त लग गया है। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश के मौसम में हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपकी लापरवाही से जान जा सकती है। आपको भी सावधान और सजग रहना है। डायरिया के इन लक्षणों में कुछ भी दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। लक्षण क्या है एक बार ये भी दिखा दीजिए। डायरिया में पतला दस्त जाना, मल में खून आना, थकान लगना, उल्टी दस्त, पेट में दर्द मरोड़ जैसा दर्द, तेज बुखार आना और वजन कम होना।
देख लो भैया ध्यान से, इसमें से कुछ भी आपको लग रहा है तो अभी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डायरिया के साथ मलेरिया की स्थिति की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। अच्छे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको धन्यवाद। आप इसी तरह से जाएंगे ना और दूर दूर बीजापुर में अगर कमान संभालेंगे, अस्पतालों में लोगों से देखेगा तो विस्तार न्यूज आपको धन्यवाद भी कहेगा, साधुवाद भी कहेगा, छत्तीसगढ़ सरकार को भी धन्यवाद कहेगा। जान न जाए किसी की, इसकी आपको परवाह करना है। आप परवाह करेंगे तो आपकी वाहवाही भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री आज खुद बीजापुर पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। सुनिए क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मेरे सहयोगी युकेश चंद्राकर से बातचीत में। सुनाइए। हम लोग जितना प्रयास पूरी हो सक रहा है पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस का ये कहना कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, अव्यवस्थाएं हो गई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो पिछले सालों के आंकड़े हैं, इस वर्ष के आंकड़े से कहीं ज़्यादा मलेरिया से पीड़ित हुए हैं लोग। डायरिया छत्तीसगढ़ में डराने लगा है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार भी पूरी तरह अलर्ट है। मौसमी बीमारी पर सरकार की क्या तैयारी, ये भी जान लीजिए। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री भी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था देखने के लिए दौरा कर रहे हैं। विजय शर्मा कवर्धा में पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, दिखाइए वो वीडियो। और डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर पहुंच गए हैं। पूरी टीम तैयार है आपके लिए, मतलब सरकार अपना काम कर रही है। विष्णुदेव सरकार के निर्देश के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य का पूरा अमला अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश भर में शिविर लगाए जा रहे हैं। सभी जरूरी दवाई हॉस्पिटल में रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएमएफ की राशि से जरूरी सामान खरीदने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। जिले के एसडीएम और सीएमएचओ को घर घर जाकर सर्वे करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब डरना नहीं है, परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। सब कुछ ठीक करने में लगी है सरकार। बारिश का मौसम है, इस मौसम में या यूं कहें बदलते मौसम में थोड़ा बाहर का कम खाइए ना, कुछ दिन रख लीजिए अपने स्वास्थ्य में और स्वाद में कंट्रोल। अपना ध्यान रखिए, आपकी चिंता है इसलिए सब इतने विस्तार से बता रहा था। चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरी खबर कौन सी है, इस खबर में बात क्यों कर रहा हूं पता है आपको? रायपुर शहर में गोलीबारी नहीं होती है। अच्छा शहर है, शांत शहर है, अच्छे लोग हैं, अच्छी तासीर है। अपराध जो होते भी हैं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग नहीं करते हैं। बड़े बड़े कारोबारी और बड़े बड़े कोयला का कारोबार करने वालों के ऊपर गोली मार देना और हवा में फायर करके चले जाना, संकेत और संदेश देना, इसके अंदर कहानी क्या है आप सोचेंगे नहीं? आपको इस सोच लगता है कि नहीं कि यार रायपुर में ऐसा क्यों हो गया, रायपुर में ऐसा क्यों हो गया, और रायपुर में कब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सक्रिय हो गई? ये दिमाग में चल रहा है ना आपके? सब कुछ जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं। सब कुछ विस्तार से जानना है तो विस्तार न्यूज में ही विश्लेषण उसका मिलेगा। चलिए भाई खबर शुरू करते हैं। पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने वाले गैंग को तो आप जानते ही होंगे, लॉरेंस बिश्नोई। ये वही गैंग है लॉरेंस बिश्नोई वाला। इस गैंग ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है, जान से मारने की। सलमान खान, सिद्धू मूसेवाला और कहां रायपुर, क्या कनेक्शन? आप सोच रहे होंगे इस गैंग के बारे में आज आपको क्यों बता रहे हैं। अरे भाई इस गैंग से जुड़े गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में सलमान खान को धमकी देने वाले, सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले यहाँ आके पिस्तौल लहरा रहे हैं। नहीं होने देंगे। राज्य के बड़े व्यापारियों को धमका रहे हैं। 2 दिन पहले यानी 13 जुलाई को कोयला व्यापारी को डराने के लिए शूटर भेजा गया था। बिल्डिंग के बाहर गोली चलाई गई, इसके बाद शूटर रायपुर से फरार हो गया। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे शांत सुकून वाले छत्तीसगढ़ में कोई इस तरह डराएगा तो बात तो हम करेंगे, विस्तार से करेंगे। ऐसे गैंगस्टरों की सक्रियता हमारे भोले वाले छत्तीसगढ़िया लोगों को डरा रही है। रायपुर में दिन दहाड़े गोली चलाकर गैंगस्टर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाने वालों को ढूंढ रही है, पर 48 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं मिला। और मयंक सिंह मलेशिया से लगातार सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर पुलिस की परेशानी बढ़ा रहा है। सबसे पहले मयंक सिंह ने क्या पोस्ट किया है ये दिखाइए, इनके बारे में आपको बता देता हूं। मयंक सिंह मलेशिया में हैं। इनके साथी अमन साहू झारखंड के जेल में बंद हैं।
ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी हैं। मयंक सिंह पोस्ट कर इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बोल रहा है कि इसमें अमन साहू गैंग का कोई हाथ नहीं है, मेरी खुद की गैंग है, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मतलब आपस में ही इनकी अनबन चल रही है। इसका अगले दिन मयंक ने फिर से पोस्ट किया और अमन साहू को अपना बॉस बताया। मतलब कुल मिलाकर ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पूरी पड़ताल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रहलाद अग्रवाल कौन हैं और मयंक सिंह का ये पोस्ट, अमन सिंह का दिन दहाड़े गोली चलवाना, ये सब क्यों हो रहा है। कौन है प्रहलाद राय अग्रवाल, पहले आपको ये बता देता हूं। कारोबारी प्रहलाद अग्रवाल सूरजपुर जिले के रहने वाले हैं। 1985 में इन्होंने बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड नाम से बजरंग लाल अग्रवाल के साथ मिलकर अपनी कंपनी बनाई। बारबरिक प्रोजेक्ट के नाम से हाईवे, बड़े बड़े पुल से लेकर स्कूल और माइनिंग का ये काम करते हैं। रायगढ़ और कोरबा में कोयला खनन का भी इनका बड़ा काम है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में इस कंपनी को सड़क निर्माण का बहुत बड़ा काम मिला है, जो कि लगभग 800 करोड़ रुपए का है। और इसी काम के चलते अमन साहू की नजरों में यह ग्रुप आ गया, क्योंकि अमन साहू गैंग का झारखंड में काम करने वाले हर व्यापारी से वसूल करना है। इसलिए अमन साहू गैंग पीआरए ग्रुप के राजेश अग्रवाल को अपना टारगेट बना रहे हैं। समझ गया। और ये राजेश अग्रवाल प्रहलाद अग्रवाल के बेटे हैं। अब आपको एक्सक्लूसिव पड़ताल दिखाते हैं। जो शूटर व्यापारी की हत्या करने के लिए आए थे वो कहां ठहरे थे। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हैं, उनको मैंने कहा कुछ अलग लाइए, कुछ अलग दिखाइए। तो कहां पहुंच गए। जहां ये शूटर पहुंचे थे, कमरा नंबर 207, जहां हमला करने के लिए प्लान बनाया गया। ये दोनों शूटर 10 जुलाई की शाम 6 बजे से रायपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने होटल वेलकम में एक कमरा किराए पर लिया। 2 दिन तक लगातार रेकी किया, कैसे पहुंचना है, कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल के पास कितने बजे ऑफिस पहुंचना है, दिन में 10 से 15 बार रेकी करने के लिए होटल से बाहर जाते थे। सब कुछ पता करने के बाद इन्होंने 13 जुलाई को हमला किया। ये रिपोर्ट देख लीजिए, नितेश गर्ग दिखा रहे हैं। दीदी ये क्या कहते हैं 10 तारीख को आए थे, तो जब 10 तारीख को एंट्री लिए थे तो आप थे। तो ये दोनों लड़के आए, एक झोला था उनके पास, क्या था, कैसा था? एक पिट्ठू बैग। कहाँ के लग रहे थे? भाषा से आए? भाषा तो हमारे जैसे बोल रहे थे, ना छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे, ना बिहारी, ना बोल रहे बात हिंदी में ऐसे। झारखंडी नहीं समझ में आया। तो कितने बजे लगभग आएंगे 10 तारीख को? ये 6 बजे करीब। 6 तारीख हाँ, सुबह नहीं, सुबह में कहाँ आती, 10 बजे आती। तो ये 6 साढ़े 6 के बीच में आए और आधार दिखा तो बोलते हैं कि एक आधार है आंटी, अब एक हम ला के देते हैं, ये आपको व्हाट्सअप कर देते हैं। मैं बोले ठीक है, लेडीज रहती है तो हम लोग को 2 ID की जरूरत रहती है, अगर एक आदमी है तो बोले ला के देते। एक ID ली और उनका पता लिख के दे दी। हमारे सहयोगी होटल के उस कमरे तक पहुंचे जहां से दोनों शूटर रुके हुए थे। कमरा नंबर 2007 से राज के, कमरा नंबर 207 है ना, 207 ही तो है, 207 है, माफ कीजिएगा, 2007 बोल दिया था शायद मैंने। राज्य के बड़े कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल पर गोली चलाने की प्लानिंग की गई थी। नीतीश को सुना दीजिए भाई, वहां भी घुस गए, सुनाइए। होटल वेलकम के कमरा नंबर 207 के बाहर हम हैं और 2 दिन पहले जो गोलीबारी की वारदात हुई थी, अभी प्रारंभिक रूप से जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कयास हैं कि यहीं पर गोलीबारी करने वाले वो दोनों जो हैं, जो गुर्गे हैं अमन साहू गैंग के, वो यहीं ठहरे थे। और ये आप तस्वीर देख लीजिए इस कमरे की। अभी यहाँ पर दूसरे गेस्ट को दे दिया गया है। जब हमने इस होटल के ऑनर से बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि 10:45 से 11 बजे तक के बीच जो है गोलीबारी होती है और लगभग 12:15 बजे 12:15 पर जो है क्राइम ब्रांच रायपुर की टीम इनके पास पहुंचती है। रजिस्टर इनके द्वारा ले लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं और यहीं पे है CCTV। ध्यान खींचना चाहूँगा आपका, ये देखिए, ये CCTV में जो है तमाम फुटेज के कैद होने की बात है। CCTV की जो DVR है, जो चिप है, वो भी क्राइम ब्रांच रायपुर के द्वारा ले ली गई है।
और यही जो है आशंका है कि यहाँ लगभग 3 दिन वो दोनों लोग ठहरे थे। सब कुछ जांच जारी है, लेकिन विस्तार न्यूज़ लगातार आपको जहाँ जहाँ से इनपुट मिल रहे हैं वहाँ पहुँचकर हर तस्वीर दिखा रहा है। नितेश गर्ग हैं, क्राइम के बेताज बादशाह बनना है इनको, क्राइम करने की नहीं, क्राइम के स्टोरी को कवर करने के लिए जिले के एसपी के तक भी पहुंचे थे। क्या कह रहे हैं जिले के एसपी डॉक्टर संतोष सिंह, ये भी सुनाइए। अभी परसों एक गोलीबारी की घटना हुई है जिसमें हवाई फायर किया गया है 2 व्यक्तियों द्वारा। इसमें एक बिजनेसमैन जिसके यहाँ फायरिंग हुई थी, उसके बाद आरोपी जो है फरार हो गए थे और इसमें उनकी जो मोटर बाइक मिली है, कुछ क्लू मिले हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं लेवी से संबंधित मामला है। संबंधित ग्रुप जिसके ऊपर फायरिंग हुई है वो झारखंड में उसके कंस्ट्रक्शन के काम है। एक अमन साहू गैंग है और कुछ और गैंग है जो वहाँ बहुत ऑपरेट करते रहे हैं। पहले भी कई बार वो लोग अलग अलग जगहों पे गोलीबारी ऐसे करते रहे हैं। इस फायरिंग में इस शूट आउट जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था, इस पे भी कुछ क्लू मिले हैं जिसके आधार पे हम लोग आने वाले समय में गिरफ्तारियां करेंगे। संतोष सिंह साहब, जल्दी गिरफ्तारी कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में इस तरह की तासीर बर्दाश्त नहीं करेगी, ना यहाँ की जनता ना यहाँ की सरकार। मुझे ऐसा लगता है सक्रिय हो जाना चाहिए, टाइम हो गया है। लेकिन टाइम हो गया है, लेकिन कुछ और है। क्या है? हाँ, समझ गए। एक कान में बतिया रहे थे कि कुछ है, रुके रहिएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर पॉज ले लिया। एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, और इसके अलावा आपको कहां? जियो पर, डिजियाना पर, ग्रांड में, टाटा में, एयरटेल में, और कहीं नहीं हो। और अगर कहीं नहीं हो, मेल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फोन नंबर हमारा है वेबसाइट पर, वहां जाके बोल दीजिएगा और कहिएगा भैया विस्तार देखना है, जल्दी उपलब्ध कराओ प्लेटफॉर्म। सब कुछ दिखाएंगे विस्तार से, इसी तरह से विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी टाइम हो गया है।